Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your instructor and main teacher of Agriculture Economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. तो क्लास इस वीक के जो हमने तीसरे लेक्चर और 15वें लेक्चर ओवरऑल जो हमारे कोर्स का 15वां लेक्चर है या इस वीक का जो तीसरा लेक्चर है उसमें हम इस वीक के दूसरे लेक्चर को ही एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा। वो ये है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिबेट हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो दोनों जो इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इंडस्ट्री को डिस्कस किया एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन एग्रीकल्चर को डिस्कस किया। अब हम करेंगे कि इंटरकनेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिबेट जो है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से डिफरेंट सिनारियो मोस्ट कंप्रीहेंसिवली जो है हम इसको कंक्लूड करेंगे कि किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो डिबेट है ये किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से ये होल्ड करती है। इसके बाद अगर देखा जाए कि विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट द मेन पॉइंट ऑफ द डिसिमिलरिटी, हमें इसमें देखना होगा कि डिसिमिलरिटी क्या है। यो मोस्टली मैं इस डिबेट के लिहाज से चीज़ें स्टूडेंट्स के ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि कंक्लूड योर सेल्फ द मेन पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी के इसमें जो डिसिमिलरिटी है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज दैट दो बोथ आर कोऑपरेटिव टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, के बहुत दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्कोप ऑफ सच ऑपरेशन इज वेरी मच स्मॉलर इन एग्रीकल्चर दैन इन मैन्युफैक्चर, लेकिन जो ऑपरेशंस के हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर में जो ऑपरेशंस है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो ऑपरेशंस हैं वो इन अ लार्ज स्केल होते हैं। बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्शन सिस्टम है, बहुत ज़्यादा किस्म के इंजीनियर्स हैं और डिज़ाइनर्स हैं। अगर टेक्सटाइल में बात की जाए तो फैशन डिज़ाइनर है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें कम्प्लेक्स हैं, लेकिन उसमें क्या है, बीज डाला, फसल बनाई, हार्वेस्ट किया, बीज डाला, थोड़ा सा उसको मैनेज किया और हार्वेस्ट किया। मोस्टली इसमें ऑपरेशन स्मॉल होते हैं। लेकिन और एक इसमें जो डिसिमिलरिटी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट मच अर्लियर इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें बहुत जल्द जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो जाता है। होएवर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव doses of labor and capitals with increasing returns may be pushed this industrial sector more and more and to the very great extent कि वो आप जो कहते हैं कि इसमें समटाइम इंक्रीजिंग रिटर्न एस्टेब्लिश हो जाता है कि आप जितनी स्किल लेबर और स्किल जो है वो क्या कहते हैं कि मोर टेक्निकल एंड स्किल लेबर जो है इसमें आप अप्लाई करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, और उसमें बहुत बाद में क्या आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो आता है। इसके बाद देखा जाए सुपरविजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन एग्रीकल्चर वाइल इट इज़ वेरी इजी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि मोस्टली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं ना वो एक ही जगह पे होते हैं। आप देखें ना कि जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर है ये फैक्ट्री एरिया हर हर ज़िले में एक होती है ना, एक फैक्ट्री एरिया कि एक ही जगह जहाँ पे फैक्ट्री बनी होती हैं और उनकी इनपुट्स आउटपुट्स जो है उनको जो चीज़ें बेचनी होती हैं वो नज़दीक नज़दीक होती है, सुपरविजन ईजी होती है मोस्टली। समटाइम लाहौर की चीज़ें कराची में भी सेल आउट हो रही होती हैं, लेकिन मोस्टली इसकी सुपरविजन ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद आ जाए कि इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री द स्कोप ऑफ यूजिंग मशीनरी इज आल्सो मच स्मॉलर इन एग्रीकल्चर, के इसमें हार्डली एक हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, इसकी बड़ी से बड़ी आजकल टेक्नोलॉजी है वो आ रही है, क्या कहते हैं कंबाइन हार्वेस्टर है, या उसके बाद आप लगा लें कि ये ऑफ सीज़न फार्मिंग है, टनल फार्मिंग है। लेकिन आप इंडस्ट्री सेक्टर्स में देखें
कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, राइट। तो इसके अलावा आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में अनसर्टेनिटी और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस और दूसरी बहुत सी अनसर्टेनिटी, प्राइस फॉल, और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की और एंड पे क्या हुआ जी, प्राइस डिक्रीज कर गई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अनसर्टेनिटी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। और एजुकेशन और स्किल्स एंड दे आर लर्निंग मोर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मोर एजुकेशन एंड स्किल्स, लर्निंग इज स्लो इन एग्रीकल्चर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो इसमें लर्निंग का प्रोसीजर जो है और ये जो फार्मर के दरमियान एजुकेशन है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। Industrial operations are dynamic in characters. The industrial program are also more energetic. कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ये ज़्यादा एनर्जेटिक, लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं कि ये आपको हो सकता है कि 2-4 महीनों में बिलियनियर बना दे, लेकिन वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इतनी एनर्जी या इतना वो क्या कहते हैं कि इतना वो एक एनर्जी लेवल नहीं होता फार्मर के दरमियान कि मतलब उन्हें पता है कि 6 महीने फसल का इंतज़ार करें और फिर पता नहीं अगर हालात फेवरेबल हुए कोई 10-15 लाख 20 लाख जो है वो उनको मुनाफा दे देगा। लेकिन मतलब बड़ी एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं जिनके पास सैकड़ों हज़ारों हैं, तो वो तो हो सकता है 6 महीने साल में उनकी कुछ ऐसी फसलें वो एक्सपोर्ट कर दें तो वो भी बिलियनर बन सकते हैं। तो लेकिन मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको मिलियनियर से बिलियनियर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता कि आप मिलियनियर हैं। अगर आपके पास 5 एकड़ हैं तो 1-2 सालों में आप 500 एकड़ नहीं बना सकते, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपके पास ये एक है कि आज आप कख हैं, हो सकता है कि 2 महीने के बाद आप लाख हों और 1 साल के अंदर आप मिलियनियर और बिलियनियर बन जाए। इंडस्ट्री अब्जॉर्ब सरप्लस लेबर इन इट व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो ये इंडस्ट्री और फ्रीक्वेंटली हमने जैसे ये हमने इसको डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर की सरप्लस लेबर को अब्जॉर्ब करती है। इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इन शॉर्ट मैं कहता हूँ कि अगर अगर आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये हार्ट है और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ब्रेन की है, तो आप किसी को भी हार्ट या ब्रेन मतलब दोनों ही वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर हार्ट जो है ये ब्रेन को खून की सप्लाई ना करे तो कहाँ पे ये सोचे और कहाँ पे ये इस तरह की इनोवेशन लेकर आए। तो ये दोनों जो है बॉडी के अंदर दिल और दिमाग की हैसियत रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दस इन नेटशल वी कैन से दैट बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें देखें कि मैं जो कंक्लूजन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये भी है ना कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्री जो हैं, उन्होंने तो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो मैंने कहा है ना कि एक दिन में आप लाख हैं और दूसरे दिन एक दिन में कख है, दूसरे दिन में लाख है और 6 महीने के बाद आप मिलियनियर है और 1 साल के बाद बिलियनियर है। तो वो तो डेवलप्ड कंट्री तो ऐसा कर रहे हैं, राइट। डेवलप्ड कंट्री तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी अर्बनाइजेशन और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा चुके हैं, उससे भी आगे सर्विस सेक्टर की तरफ आ चुके हैं। तो क्या ये सारा नॉलेज जो वहाँ से जनरेट होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कहते हैं जी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को या लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ को इनको खुराक की जो है वो ग्रोथ के ऊपर लगा दें और ताकि हमें जो है वो खाने के लिए मिलता रहे। यूके क्या प्रोड्यूस करता है, फिनलैंड क्या प्रोड्यूस करता है, कोई एग्रीकल्चर नहीं प्रोड्यूस करता। तो बदले में पूरी दुनिया से देखें अपनी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो वेल्थ की जनरेशन करता है और दूसरी कंट्री से फूड मंगवा लेता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको एग्रीकल्चरल लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए कि
एग्रीकल्चर की भी उनको बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी ज़्यादा फोकस उनका होना चाहिए कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेक ऑफ पोजीशन पे लेकर जाएं, ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ मूव करें। बोथ these sectors are also attached with each other, that it is not possible to increase the growth of one sector without improvement of the other sectors। कि आप बहुत सी स्टडीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर डिक्लाइन आ जाए, अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर नेगेटिव ग्रोथ हो या ग्रोथ डिक्रीज करे, तो वो आल्सो गिव सिग्नल्स टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्टेगनेट हो जाता है, वो भी उसकी भी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसी तरह जो है जो मे क्रिएट इनकम, अगर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ किया जाए। अब ये भी देखना होगा हमें, ये बहुत ज़्यादा हमें केयरफुली पॉलिसी मेकर्स को देखना होगा कि जब हम एज ए डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें रूरल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब आप डेवलपिंग कंट्रीज़ या लेस डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फोकस ना करें, एग्रीकल्चर को सेक्टर को आप फोकस ना करें, और मैं कहता हूँ कि मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही फोकस करें, बहुत ज़्यादा फोकस करें। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करें एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट कर दें। ये मैं किस कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ये मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर बहुत ज़्यादा फोकस, जैसे मोस्टली पिछली गवर्नमेंट्स ने, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ रखा है अपना फोकस, तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फोकस रखें तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत ज़्यादा मिलियनियर हो जाते हैं, बिलियनियर हो जाते हैं, लेकिन जो आपका पुअर फार्मर है वो मोर पुअर एंड पुअर होता जाता है, जिस वजह से आपके यहाँ इनकम इनक्वालिटी क्रिएट होने का खदशा है, बल्कि हो चुकी है कि जिन डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, जिनका पहले सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर था, उन्होंने जब अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो उसमें इनकम इनक्वालिटीज़ के बहुत ज़्यादा रुझानात और बहुत ज़्यादा इनकम इनक्वालिटीज़ के केसेस आए, और उनमें बहुत ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी क्रिएट हुई। इसके बाद हम और भी देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ से ये डिबेट किस तरह मूव करती है। In conclusion, we can say that the structural change hypothesis postulates that the process of development occurs in an economy when dependence on the agriculture sectors moves to a more sophisticated and more competitive industrial sector, serving as the catalyst for the economic growth। मतलब ये हुआ कि आपका जो मतलब कि जो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये इस तरीके से सेटअप मतलब की जाए कि ये एज अ कैटलिस्ट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें इस तरीके से मैनेज और बूस्ट और ग्रो करना है, दैट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इस केस में अगर देखा जाए, अगर हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से देखा जाए, द मोर प्रॉस्पेरस कंट्रीज आर द मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड वन, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द टॉप पर कैपिटा इनकम अर्निंग कंट्रीज रिलाई हैविली ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। के मतलब ये हुआ कि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो तो पर कैपिटा इनकम जितनी, वो तो वेल्थ जनरेशन में लगी हुई हैं, वो तो क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा जो है वो रिलाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कर रही हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा फोकस किसके ऊपर, वो तो एग्रीकल्चर के ऊपर कर रही हैं। दोनों एक्सट्रीम पे खड़े हुए हैं। लेकिन होना क्या चाहिए,
जो मोस्टली जो इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द एग्रीकल्चर में ग्रोथ इस तरीके से होनी चाहिए कि दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलाइज करे किसको या बूस्ट अप करे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को। अच्छा, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड जो है स्टिल रिलाइज ऑन इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो it is necessary that industrial sector be developed in order to raise incomes of the poor and provide food and commodity to the industrial sectors। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है स्टिल रिलाइज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कर रही है। इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए ख़ास तौर पे जो सब सहारा अफ्रीका कंट्रीज़ और इंडिया, जो सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेट आया, राइट, तो क्या हुआ इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो लेट आया एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जो एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हैं वो बाद में आई इन सब सहारा अफ्रीका कंट्रीज़ में विद रिस्पेक्ट टू इंडो पाक या इंडिया के हिसाब से। सो सब सहारा अफ्रीका मिस्ड आउट द इनिशियल एडवांसमेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन because governments and the private sectors were incapable of developing agricultural systems, and the weak existing infrastructures among other difficulties had led to efficiency and income declines over the years। इस वजह से जो सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ है, कुछ आथर जो हैं, कुछ रिसर्चर जो हैं, ये भी कहते हैं कि ये एक रीज़न है जिस वजह से जो इनकी इनकम डिक्लाइन हुई है सब सहारा अफ्रीका कंट्रीज़ में। अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पुअर हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ देयर फॉर अ नेसेसरी प्री कंडीशन। मतलब ये हुआ कि ये इस हिसाब से जो इंडिया है इसमें पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ये मतलब ज़्यादा इसमें ज़्यादा जल्दी एडवांसमेंट हुई हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से मोस्ट क्लोज केस पाकिस्तान है, इन्होंने भी तकरीबन इंडिया के साथ ये ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया और पहले आ गया, तो ये ज़्यादा जल्दी जो है वो डेवलप और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए। लेकिन उसके बाद जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो अभी तक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव नहीं किए, या वो हो सकता है कि उनमें भी लेकिन इनमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेट आया जिस वजह से इनकी इंडस्ट्री जो है इतनी बूस्टअप नहीं की जितनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और पाकिस्तान में हुई है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद देखें, अगर हम इसको और भी ज़्यादा कंक्लूड करें सारी डिबेट को, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ देयर फॉर अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, के जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इट इज़ अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर द ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, के इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट जो है, ग्रोथ जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज जो इंक्रीज करे, ये नेसेसरी प्री कंडीशन है। वाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो अ नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मैं थोड़ा सा पाज इसलिए लिया कि आप इस दो लाइनों को ज़रा रीड करें और बड़ा कंप्रीहेंसिवली सारे पिछले दो लेक्चर्स का ये कंक्लूजन है। एक ये इस वीक के जो 3 लेक्चर्स हैं, एक ये लास्ट वाला 3rd लेक्चर और एक पीछे वाले लेक्चर, इन दोनों का कंक्लूजन है द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज देयर फॉर अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो अ नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, और अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ is the necessary precondition for growth in industrial sector है, while industrialization is also a necessary condition for agriculture development for particularly developing countries where the most of the peoples
lives in most of the people lives in rural area. In both the industrial and high value agriculture sectors, the government should correct market failures and maintain microeconomic stability. इसमें जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है, पॉलिसी मेकर्स का जो रोल होता है, उनको ये देखना पड़ता है कि हम क्रेडिट की अवेलेबिलिटी जो है वो रूरल एरियाज में रखें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रखें, हम जो है जो मार्केट फेलियर के जो पॉइंट हैं, जो मार्केट को फेल करते हैं, क्लाइमेट चेंज है, मार्केट फेलियर की एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, इसको हमने सिमेट्री रखना है ताकि जो एग्रीकल्चर की मार्केट्स फेल ना करें। या हम ये कहते हैं इन बोथ इंडस्ट्री एंड हाई वैल्यू एग्रीकल्चर सेक्टर द गवर्नमेंट शुड करेक्ट मार्केट फेलियर्स एंड मेंटेन माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि ना कि सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो, मार्केट फेलियर से जो वो है इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट रखे, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से इसको करेक्ट रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी हो। इसके बाद इसमें टू द ग्रेट एक्सटेंट इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत होती है, और जो वाटर प्रोविजन की और बेसिक एग्रीकल्चर इनपुट्स की हमें जो अवेलेबिलिटी जो है वो मेंटेन रखनी पड़ती है, गवर्नमेंट्स को मेंटेन रखनी चाहिए। Thank you very much. This is all about the today's class, कि हमने इस वीक में जो 3 लेक्चर दिए थे और ख़ास तौर पे उसमें जो दूसरा और तीसरा लेक्चर था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिबेट के ऊपर है, ठीक है। और इसमें हमने कंप्रीहेंसिव सी डिबेट की, और हमने इसमें देखा कि क्या डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट है रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हिसाब से क्या डिबेट्स हैं, और ये कितनी पुरानी हैं, और ये किस तरह दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, और किस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उनके पॉलिसी मेकर्स को एक एग्रीकल्चर जो लेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना चाहिए, या मतलब इंडस्ट्रीज़ की मतलब कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इंडस्ट्री एज एट द कास्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर अगर इसको प्रमोट किया जाए तो वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रहती इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ख़ास तौर पे, और इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, स्टे एट योर होम एंड वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। कोरोना तब तक आपके घर में नहीं आएगा जब तक उसे बाहर आप लेने नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।